चलिए अब हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24, चैप्टर का नाम बेटा बजटरी कंट्रोल। बजटरी कंट्रोल क्वेश्चन नंबर 24। प्रिपेयर कैश बजट फॉर जून 2008 फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन एज अंडर। Cash balance of 1st June 2008 is rupees 6,875. Advance tax of rupees 4,000 is payable in June. Credit allowed by supplier is 2 months. Lag in payment of manufacturing expense half month. Lag in payment of office and selling expenses 1 month. April, May, June, credit sale, credit purchase, wages, manufacturing expense, office expense, selling expense. आइए बेटा हमारे को कैश बजट बनाना है किसके लिए? जून 2008 के लिए बेटा। तो यहां पर हमने लिखा स्टेटमेंट शोइंग कैश बजट स्टेटमेंट शोइंग कैश बजट फॉर जून 2008 स्टेटमेंट शोइंग कैश बजट फॉर जून 2008 पर्टिकुलर, और यहां पर लिख दिया बेटा हमने अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। सबसे पहले आपको बताया था बेटा हम क्या लेते हैं यहां पर, ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस कितना दिया हुआ बेटा? ओपनिंग बैलेंस सर ये दिया हुआ है 6,875। फिर आपको पता है बेटा इसमें हम बी लेते हैं रिसीट, और सी क्या लेते हैं बेटा हम? सर पेमेंट। सी लेते हैं बेटा हम पेमेंट। हमारे को पॉइंट नंबर बी कह रहा है एडवांस टैक्स ऑफ रुपीज 4,000 इज पेबल इन जून। जून में बेटा हमारे को एडवांस टैक्स का पेमेंट करना है कितना? 4,000 का। तो पेमेंट करेंगे तो हमारा क्या होगा? कम हो जाएगा। तो यहां से आएगा बेटा एडवांस टैक्स कितना? 4,000। एडवांस टैक्स कितना आ गया बेटा? 4,000। फिर वो कह रहा है क्रेडिट अलाउड बाय सप्लायर इज 2 मंथ। क्रेडिट अलाउड बाय सप्लायर इज 2 मंथ। सप्लायर कह रहा है आओ आज गुड्स लेके जाओ, पैसा 2 महीने के बाद या अंदर अंदर? अंदर अंदर देना होता बेटा, बाद में नहीं। तो बेटा अगर मान लो मैंने गुड्स परचेज कर लिए अप्रैल में, तो 2 महीना कब खत्म होगा? सर अप्रैल से मई 1 महीना और जून 2 महीने। तो जो भी मैं अप्रैल में गुड्स खरीदूंगा क्रेडिट के ऊपर, पेमेंट कब करना पड़ेगा? जून में। तो देखो बेटा हमने अप्रैल में क्रेडिट परचेज कितना करा है? सर 19,000 का। तो इसका हमें पेमेंट करना पड़ेगा। तो हमने लिख दिया पेमेंट टू सप्लायर। पेमेंट टू सप्लायर कितना बेटा? 19,000। इसके बाद कह रहा है क्रेडिट अलाउड, सॉरी ये तो हो गया पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 4 लैग इन पेमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस हाफ मंथ। इसे बहुत ध्यान से समझना बेटा। लैग का मतलब बताया था मैंने बेटा डिले। आपका मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस में डिले हो रहा है। ध्यान से देखना बेटा यहां पर क्या कहना चाहता है। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, मान लो बेटा हमारे पास ये दिया हुआ है मई, और ये है मंथ कौन सा? जून। मई में देखो बेटा, मई में देखो, मई मंथ में मेरा मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस कितना है? सर 2,250 रुपए का। 2,250 रुपए का। तो बेटा जब मेरा मई मंथ का एक्सपेंस था 2,250 रुपए का, तो बेटा मेरे को पेमेंट भी कितना करना पड़ेगा मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस के नाम पे? 2,250। एक्सपेंस 2,250 का करा है तो पेमेंट भी करना पड़ेगा। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है यहां पर हम लैग डिले कर देते हैं हर बार। पेमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस कितना? हाफ मंथ। हम हाफ मंथ का डिले कर रहे हैं, मतलब इसमें से हाफ
तो हमने क्या कर दिया होगा, पे कर दिया होगा। और जब बैलेंस हाफ पे करने की बारी आई तो हमने यहां पर इस मंथ के लास्ट में पेमेंट करने से क्या कर दिया, डिले कर दिया। हमने कहा अभी पैसा नहीं है, एक काम करो 50% तो ले जाओ, बैलेंस 50% आप एक काम करना 2-4 दिन के बाद आना। तो बेटा यहां पर 50% मई का पेमेंट ये जो था 2250 का कितना आएगा, ये 1125। आधा कितना होगा 1125, आधा 1125 तो पे कर दिया, लेकिन बैलेंस 1125 का पेमेंट कब करा होगा, जून में। अब सेम देखो जून में बेटा कितना खर्चा करा हमने मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस के नाम पे ही, सर 1750। अब यहां पर भी देखो आधा तो पे कर दिया होगा, 50% पेड। लेकिन जब आधा पे करने की बारी आई, आधा पे करने की बारी आई तो बेटा हमने क्या कह दिया, बाद में ले लेना, मतलब आउटस्टैंडिंग कर दिया, या फिर बोले तो क्या कर दिया सर, पेमेंट डिले कर दी। तो यहां पर इसका हाफ कितना होगा 875। तो पेमेंट कितना करा 875। तो जून मंथ में बेटा, जून मंथ में देखो यहां पर इस मंथ में, जून मंथ में मैंने क्या करा, कितना कैश पेमेंट करा, मेरे पास से कितना कैश गया। तो सर ये मई का जो मई की पेमेंट का आधा था 1125, एक तो इसका पेमेंट करा, यहां से ये कैश गया। और दूसरा जो जून का था सर, खुद का जून के मंथ का, उसका हाफ पेमेंट करा, ये गया। तो मैं कह सकता हूं कि जून मंथ में बेटा मैंने कितना पेमेंट करा, सर हाफ करा मई मंथ का, और मैंने हाफ पेमेंट करा किसका, जून मंथ का। बोलो यस और नो बेटा। तो हाफ मंथ डिले का मतलब बेटा, हाफ मंथ डिले का मतलब समझ लो, हाफ मंथ डिले का मतलब हो गया कि आपने इस मंथ का हाफ पे कर दिया, और हाफ क्या कर रहे हो, डिले। डिले का पेमेंट कब होगा, अगले महीने। तो अगला महीना अगर जून हो तो उसमें पिछला महीना मई का आधा पेमेंट हो रहा है, और फिर जब जून का पेमेंट करना था तो हाफ मंथ का डिले कर दिया, मतलब हाफ मंथ का पे कर दिया। समझ में आया कि भाई मई के महीने का पेमेंट करना था, हाफ डिले कर दिया, तो मतलब हाफ पे कर दिया। बोला कि ये हाफ कब लेना, जून में। तो जून में जब आया वो लोग आए तो उनको हाफ दे दिया, तो मई का हाफ कहाँ पे कराए, जून में। अब जून का एक्सपेंस का पेमेंट करना था लास्ट डे 30 जून को, तो वहां पर भी आधा पेमेंट डिले कर दिया, तो आधा तो दिया। तो जून में क्या दिया, आधा जून का और आधा मई का दिया बेटा। तो हाफ प्रीवियस मंथ का लेते हैं और हाफ करंट मंथ का लेंगे बेटा। समझ में आया, बोलो कोई दिक्कत नहीं सर। तो यहां पर देखो बेटा, आपने पेमेंट करा, पेमेंट फॉर वेजेस कितना करा, तो सर हाफ करेंगे मई मंथ का, और पेमेंट फॉर वेजेस नहीं है बेटा, क्या था यहां पे नाम, सर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस है। तो लिखो बेटा पेमेंट फॉर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस। पेमेंट फॉर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस कितना है मई मंथ का 2250, इसका आधा पे कर देंगे, प्लस आधा पे करेंगे बेटा जून मंथ का, जो कि है कितना, कितना दिया हुआ है 1750। लो बेटा टोटल बताना कितना आ रहा है, ये 2000। इसमें किसी को दिक्कत परेशानी नहीं सर। इसके बाद देखो नेक्स्ट एडजस्टमेंट दिया हुआ है, लैग इन पेमेंट ऑफ ऑफिस एंड सेलिंग एक्सपेंसेस 1 मंथ। आपने बेटा ऑफिस एक्सपेंस और सेलिंग एक्सपेंस का पेमेंट में डिले कितना कर दिया, 1 मंथ का। तो हमने लिखा है यहां पर पेमेंट फॉर ऑफिस एक्सपेंस। देखो आप पेमेंट 1 मंथ डिले कर रहे हो, यानी आप अप्रैल वाला पेमेंट कब करते हो, मई में। पूरा मंथ का पेमेंट आपने डिले कर दिया, अप्रैल वाला कहते हैं अगले महीने, 1 मंथ डिले। अप्रैल वाला मई में, मई वाला जून में। तो जून में आप पेमेंट कर रहे हो कौन सा, मई वाला, और मई का देखो ऑफिस एक्सपेंस कितना है 1250। सेम काम बेटा आप करोगे यहां पर पेमेंट फॉर सेलिंग एक्सपेंस, यहां भी 1 मंथ डिले है। तो अप्रैल वाला मई में, मई वाला जून में, कितना 2250। चलिए एडिशनल इंफॉर्मेशन खत्म हो गया। अब हमारे को जो टेबल दी हुई है उसमें चेक करते हैं सारे आइटम कंसीडर हुए या नहीं हुए।
टेबल में सबसे पहले दिया हुआ है क्रेडिट सेल। बेटा क्रेडिट सेल देखो कहीं एडजस्टमेंट में दिया हुआ था ऊपर जो एडजस्टमेंट दिया हुआ है? नहीं सर, क्रेडिट सेल थे तो सर डेटर बनते हैं। सर जिसको गुड्स क्रेडिट पे बेचते हैं, उधार पे बेचते हैं, वो हमारे कौन है? डेटर। क्या डेटर से रिलेटेड ऊपर कोई एडजस्टमेंट थी? नहीं। तो एक डेटर पॉइंट छूटा हुआ है, इसके आगे डॉट लगाओ, इसके आगे डॉट लगा दो क्रेडिट सेल के आगे। क्रेडिट परचेज सर, हाँ इससे ऊपर रिलेटेड था पॉइंट नंबर 3 सर, जहां पे सप्लायर ने हमें 2 मंथ का क्रेडिट दिया था, तो ये पॉइंट तो हो गया। वेजिस, क्या वेजिस का ऊपर एडजस्टमेंट दिया हुआ है? नहीं सर, डॉट लगाओ इसके आगे भी। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, ऑफिस एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस, इसका एडजस्टमेंट दिया था, ये पॉइंट हो गए। अब हमें 2 पॉइंट नहीं मिल गए जिनका एडजस्टमेंट हमें गिवन नहीं है। तो बेटा जिन पॉइंट का एडजस्टमेंट हमें गिवन नहीं है तो मान के चला जाता है कि अगर वो रिसीव होने हैं तो सेम मंथ में रिसीव हो जाएंगे, अगर पेमेंट करना है तो सेम मंथ में पेमेंट कर दिया जाएगा। ये क्या है? जनरल अजम्पशन है बेटा, कि अगर किसी भी पॉइंट के ऊपर एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं है तो अगर वो रिसीवेबल है तो सेम मंथ में रिसीव होंगे, पेबल है तो सेम मंथ में पे होंगे। तो आप मुझे बताओ बेटा, क्रेडिट सेल करके पैसा मुझे मिलेगा या मुझे देना पड़ेगा? सर कंपनी को मिलेगा, क्योंकि क्रेडिट पे बेचा, उधार पे बेचेंगे तो पैसा बाद में मिलेगा। तो बेटा यहां पर लिखो कलेक्शन फ्रॉम डेटर। कलेक्शन फ्रॉम डेटर कितना मिलेगा बेटा? तो अभी बताया था मैंने, कोई एडजस्टमेंट ना हो तो मान के चलेंगे सेम मंथ में रिसीव्ड हो गया। तो बेटा यहां पर जून वाला जून में रिसीव्ड हो जाएगा कितना? 29,000। जून वाला जून में रिसीव्ड हो गया। अब वेजिस के लिए बेटा हम पेमेंट करते हैं, तो वो पेमेंट कर दो बेटा। तो हमने यहां पर लिखा पेमेंट फॉर वेजिस। अब कुछ नहीं बता रखा तो जून वाला पेमेंट जून में कर दो। तो जून वाला वेजिस कितना है बेटा हमारे पास? 4250। लो बेटा, अब आप यहां से निकाल दो क्लोजिंग बैलेंस, ए प्लस बी माइनस सी, कितना? सर 3125। लीजिए बेटा, कोई दिक्कत परेशानी? नहीं सर। लिख लो अजम्पशन। assumption, if additional information is not given for any point, then it will be assumed to be paid oblique received, within the same month. तो बेटा मैंने लिख दिया, अगर किसी भी पॉइंट के लिए एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं है तो ये मानकर चला जाएगा कि वो सेम मंथ में पेड होगा या सेम मंथ में ही रिसीव्ड होगा। जैसे डेटर से पैसा रिसीव्ड होना है तो सेम मंथ में हो गया। वेजिस का पेमेंट करना है तो सेम मंथ में, तो जून वाला जून में पे होगा और जून वाला डेटर से पैसा जून में ही रिसीव्ड हो जाएगा। और अकॉर्डिंगली हमने क्या बना दिया बेटा? यहां से कैश बजट बना दिया। बताइए इसमें कोई दिक्कत थी? नहीं सर, कोई भी दिक्कत नहीं थी। आइए बेटा एक क्वेश्चन नंबर 28 पे। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28, the cost accountant of manufacturing company provides you the following details for the year 2007. The question क्या कह रहा है बेटा? The cost accountant of a manufacturing company provides you the following details for the
ईयर 2007, डायरेक्ट मटेरियल लगाए 1,75,000 का, डायरेक्ट वेजिस 1 लाख के, फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड 1 लाख, वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड 1 लाख, अदर वेरिएबल कॉस्ट 80,000, अदर फिक्स कॉस्ट 80,000, प्रॉफिट 1,15,000, सेल 7,50,000. During the year, company manufactured 2 products A and B, and the output and cost were. अंडरलाइन करो ड्यूरिंग द ईयर. देखो क्वेश्चन अभी कह रहा है कि आपको एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के कॉस्ट अकाउंटेंट ने आके बताया कि कंपनी में मटेरियल लगा 1,75,000 का, वेजिस लगे हैं 1 लाख के, फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड, वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड, अदर वेरिएबल कॉस्ट, अदर फिक्स कॉस्ट, प्रॉफिट, सेल, सब कुछ बता दिया. अब वो बता रहा है इसी साल का ड्यूरिंग द ईयर. ड्यूरिंग द ईयर मतलब ऊपर कौन सा ईयर दिया हुआ है 2007, तो ये 2007 की बात कर रहा है कि 2007 में कंपनी ने मैन्युफैक्चर करे थे 2 प्रोडक्ट और आउटपुट एंड कॉस्ट उसका बता दिया. ध्यान से सुनना, कॉस्ट अकाउंटेंट कह रहा है कि हमारी कंपनी ने 2007 में 2 प्रोडक्ट बनाए हैं, कौन कौन से, ए एंड बी, और उनका आपको क्या बता रहा है, आउटपुट कितना बनाया है और कितनी कॉस्ट आई. अब साथ साथ ये भी बता रहा है कि दोनों प्रोडक्ट का जितना भी यूनिट बनाए ना, उसको बनाने में मटेरियल कितना लगा है, ऊपर बता रहा है 1,75,000. आप ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना बेटा. ऊपर आके आपको कॉस्ट अकाउंटेंट ने कहा कि पूरे 2007 में हमने एक मटेरियल कंज्यूम्ड कितना करा, 1,75,000 का, और नीचे कह रहा है इसी साल में ड्यूरिंग द ईयर कंपनी ने कितने प्रोडक्ट बनाए हैं, 2 प्रोडक्ट. तो इन दोनों प्रोडक्ट को बनाने में मटेरियल कितना लगा है, 1,75,000 रुपए का. अब वो कह रहा है बेटा सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, सॉरी पहले देखो 2 प्रोडक्ट ए एंड बी दिया हुआ है, आउटपुट यूनिट कह रहा है 2 लाख और 1 लाख यूनिट. सेलिंग प्राइस था बेटा ए का 2 रुपए और बी का 3 रुपए 50 पैसे. डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट दिया हुआ है 50 पैसा और 75 पैसा. डायरेक्ट वेजेस पर यूनिट दिया हुआ 25 पैसे और 50 पैसे. वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड आर एब्जॉर्ब्ड. एब्जॉर्ब का मतलब होता है रिकवर्ड, लिख लो, एब्जॉर्ब का मतलब होता है रिकवर्ड. एब्जॉर्ब का मतलब होता है रिकवर्ड एज अ परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेस. अदर वेरिएबल कॉस्ट हैव बीन कंप्यूटेड. प्रोडक्ट ए 25 पैसा पर यूनिट और बी 30 पैसा पर यूनिट. फिर आपको दिया हुआ है ड्यूरिंग 2013, उसे क्रैक करके 2008 करो. 2013 गलत प्रिंट हो गया, वो 2008 है. During 2008, it is expected that the demand for the product A will fall by 25% and B by 50%. It is decided to manufacture a further product C. The cost for which are estimated as follows. Output दिया हुआ है C का, selling price, direct material, direct wages cost. It is anticipated that the variable cost per unit will be same for product A. Prepare budget to present the management showing the current position and the position for 2008 करो. And position for 2008 comment on the comparative result. ध्यान से सुनना क्वेश्चन क्या है बेटा. आपको ऊपर कह रहा है कि आपको एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के कॉस्ट अकाउंटेंट ने आके बताया कि 2007 में हमारी कंपनी में मटेरियल कितना कंज्यूम्ड हुआ है, 1,75,000 रुपए का, और भी कॉस्ट बता दी, डायरेक्ट वेजेस कितना है, सारी कॉस्ट बता दी. फिर आपको कहता है कि ड्यूरिंग द ईयर हमारी कंपनी में ना 2 प्रोडक्ट बने हैं. ड्यूरिंग द ईयर हमारी कंपनी में कितना बना है बेटा, 2 प्रोडक्ट बने हैं हमारे यहां पर. चलिए बेटा, तो यहां पर क्वेश्चन कह रहा है ड्यूरिंग द ईयर, उसी साल में कॉस्ट अकाउंटेंट कह रहा है हमारी कंपनी में 2 प्रोडक्ट बने हैं ए और बी, और इन दोनों को बनाने में कितना मटेरियल लगा है, तो वो पहले ही बता रहा है ऊपर कितना, 1,75,000. फिर वो कह रहा है ए और बी जो बनाया है ना, उसका आउटपुट कितना यूनिट बना था, ए का 2 लाख, बी का 1 लाख. फिर नीचे मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट बता रहा है, ए को बनाने में 50 पैसे का लगा मटेरियल, बी को बनाने में 75 पैसे का. ये सारा इंफॉर्मेशन उसने दे दिया, सारी कॉस्ट का दे दिया. अब बेटा यहां से वो कह रहा है कि आपको क्या करना है, करंट पोजीशन बतानी है, आपको बजट बनाना है करंट पोजीशन का, यानी आपको प्रॉफिट बताना है 2007 का.
लेकिन ऊपर ही कह रहा है ड्यूरिंग 2008 इट इज एक्सपेक्टेड दैट द डिमांड ऑफ प्रोडक्ट ए विल फॉल, कि 2008 की भी बात कर रहा है कि डिमांड ए की भी कम हो जाएगी, बी की कम हो जाएगी, और उस पॉइंट ऑफ टाइम पे कंपनी एक नया प्रोडक्ट लेके आएगी जिसका नाम होगा प्रोडक्ट सी। तो उसके लिए भी यानी 2008 के लिए भी आपको प्रॉफिट बताना है कि कंपनी को कितना होगा, देन कंपेयर करके बताना है कि प्रॉफिट 2007 का ज्यादा है या 2008 का ज्यादा है। ये हमारा क्या है, क्वेश्चन दिया हुआ है। तो आइए बेटा सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यहां पर फॉर 2007 के लिए, फॉर 2007 हमारे पास बेटा प्रोडक्ट में प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी, और हमने यहां पे एक कॉलम बनाया बेटा टोटल। आप यहीं पे लिख देना फॉर 2007 के आगे डॉट लगा के स्टेटमेंट शोइंग प्रॉफिट, स्टेटमेंट शोइंग प्रॉफिट, स्टेटमेंट शोइंग प्रॉफिट, प्रोडक्ट ए बी और हमने लिख दिया टोटल। सबसे पहले बेटा प्रॉफिट निकालना है तो हमने क्या लिखा, सेल। देखो प्रोडक्ट ए का बेटा हमने कितना यूनिट बनाया है, 2 लाख यूनिट, और बी का कितना बनाया है, 1 लाख। इनका सेलिंग प्राइस बता रहा है, ए का कितना है 2 रुपीज और बी का 3.5, तो यह आएगा 4 लाख और यह आएगा बेटा 3,50,000। टोटल कर देंगे तो टोटल सेल कंपनी की निकल के आ गई 7,50,000। अब इसमें से बेटा हमारे को दिया हुआ है कॉस्ट लेस, मैं लिख रहा हूं बेटा वेरिएबल कॉस्ट। पहले हम सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे। मटेरियल कौन सी कॉस्ट होती है बेटा, सर आपने बताया था वेरिएबल होती है जब पढ़ाया था टाइप्स ऑफ कॉस्ट। मटेरियल कह रहा है बेटा 1 यूनिट को बनाने में 50 पैसे का लगा है, तो अगर मैंने प्रोडक्ट ए की 2 लाख यूनिट बनाई है तो बेटा 50 पैसे के हिसाब से यहां पर मटेरियल लगा होगा कितना, 1 लाख रुपए का। यहां पर 1 लाख यूनिट बनाई है बट पर यूनिट कॉस्ट मटेरियल की कितनी आई है, 75 पैसे, तो कितना लगा होगा, 75,000। टोटल मटेरियल पे कितना खर्च हुआ, 175। और यही देखो कॉस्ट अकाउंटेंट ने आके स्टार्टिंग में बताया था कि 2007 में मटेरियल पे कितना खर्चा हुआ है, 1,75,000, तो वो यहां से निकाल के उसने बताया था। फिर देखो बेटा हमें दिया हुआ है डायरेक्ट वेजेस पर यूनिट, तो हमने लिख दिया बेटा यहां पर वेजेस। वेजेस भी क्या होती है बेटा हमारे, लेबर चार्जेस फिक्स्ड या वेरिएबल, सर वेरिएबल बताया था आपने, मटेरियल लेबर लिखवाया भी था। आइए बेटा कितना दिया हुआ है, 25 पैसा, तो यह आ गया 2 लाख इंटू 25 पैसा 50,000। यहां पर 1 लाख यूनिट बनाया है और 1 यूनिट के लिए वेजेस चार्जेस कितना है बेटा, 50 पैसे, तो यहां भी आ गया 50,000। टोटल कितना है बेटा, 1 लाख। और चेक करो कॉस्ट अकाउंटेंट ने आके ऊपर बताया था डायरेक्ट वेजेस कितना है, 1 लाख। हो गया टैली, टैली हो रहे हैं। देखो ऊपर ही लिखा हुआ था डायरेक्ट मटेरियल 175, डायरेक्ट वेजेस 1 लाख, आ गया। देखो ये टोटल में यहां से मैच हो रहा है, यस सर मैच हो रहा है। अब इसके बाद वो कह रहा है बेटा वेरिएबल, वेरिएबल आपकी बात कर रहा है बेटा, वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड आर रिकवर्ड या एब्जॉर्ब्ड एज अ परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेस। इसके ऊपर जरा ध्यान देना बेटा। कॉस्ट अकाउंटेंट ने आके आपको बताया कि हमारे जो वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड है वो कितने हैं, 1 लाख रुपए के, और इसी ने हमें बताया था कि हमारे डायरेक्ट वेजेस भी कितने के लगे हैं, 1 लाख रुपए के। दिया हुआ ये ऊपर दिए हुए ना। अब आपको क्वेश्चन कह रहा है वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड आर रिकवर्ड एज अ परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेस, यानी अब आप इस फिक्स्ड सॉरी वेरिएबल जो तुम्हारे फैक्ट्री ओवरहेड है इसका आप रिलेशन बनाओ किससे, डायरेक्ट वेजेस से। तो आप इसका रिलेशन बनाओगे तो आप देखोगे ये जो वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड है ये डायरेक्ट वेजेस का कितना परसेंट है, सर 100% है।
ये डायरेक्ट वेजेस का कितना है? 100% है। मतलब जितना वेजेस लग रहा है उतना ही क्या लग रहा है? वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड। तो यहां पर देखो बेटा, अगर ये 100% हमने निकाल लिया तो ये यहां से पता लगा कि जितना हमारा वेजेस का अमाउंट लगेगा उतना ही हमारा वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड भी लगेगा। तो यहां पर इसका 100% निकालेंगे तो कितना आएगा बेटा? ये 50,000। इसका 100% निकालेंगे तो ये भी कितना आएगा? 50,000। और टोटल आ गया बेटा कितना? 1,00,000। आप इसको भी जरूर उतारें। यहां से मैंने निकाल दिया परसेंटेज ऑफ वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड, जो बेस्ड है बेटा, बेस्ड ऑन डायरेक्ट वेजेस, बेस्ड है ऑन डायरेक्ट वेजेस के ऊपर। इसको भी जरूर उतारें, क्योंकि जब तक आप ये नहीं दिखाओगे 100% है तो एग्जामिनर को कैसे पता लगेगा कि आपने 100% कैसे लिखा। हो गया नोट डाउन? ये बोलिए। हो गया? आइए अब देखो, वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड के बाद क्वेश्चन क्या कह रहा है? अदर वेरिएबल कॉस्ट हैव बीन कंप्यूटेड एज प्रोडक्ट। ए पे कितना लग रही है? 25 पैसा और बी पे 30 पैसा। तो हमने लिखा अदर वेरिएबल कॉस्ट। बेटा ये कह रहा है 25 पैसा पर यूनिट। आपको पता है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट चाहिए होती है, और एक बार पर यूनिट मिल जाए तो जितना बनाना है उससे क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। तो यहां पर देखो बेटा, ए का कितना बनाना था? 2,00,000 यूनिट, मल्टीप्लाई बाय 25 पैसा, ये आ गया 50,000। यहां पर आएगा 2,00,000 यूनिट, सॉरी इसका 1,00,000 यूनिट है बेटा, 1,00,000 यूनिट। और इसका हमारे को अमाउंट दिया हुआ बेटा पर कॉस्ट कितना? 30 पैसा। तो ये आएगा कितना? 30,000। और टोटल आ गया बेटा कितना? 80,000। आप चेक करके देखो, ऊपर जो टेबल दिया हुआ है उसके अंदर अदर वेरिएबल कॉस्ट कितना है? 80,000। और हमने भी निकाल दिया कितना? 80,000। यहां तक टैली हो गया। अब बस बेटा बच क्या गया यहां पर? ऊपर टेबल में से देखो, मटेरियल हो गया, वेजेस हो गया, फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड, इसके ऊपर डॉट लगाओ, ये रह गया एक। वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड हो गया, अदर वेरिएबल कॉस्ट हो गया, अदर फिक्स कॉस्ट, इस पे भी डॉट लगाओ। अब बेटा हमारे को सिर्फ फिक्स कॉस्ट रह गई है हमारी, और फिक्स कॉस्ट के बारे में क्वेश्चन नहीं बता रहा कि ए के लिए कितनी है और बी के लिए कितनी है। तो अब हम इसको बाइफर्केशन नहीं कर पाएंगे। अब हम फिक्स कॉस्ट को प्रोडक्ट ए और बी के ऊपर बांट नहीं पाएंगे बेटा। अब हम बांट नहीं पाएंगे तो क्या करेंगे? तो बेटा अब हम करेंगे यहां से, ये जो हमने टोटल वाला कॉलम बनाया है ना, इस सेल में से, इस टोटल सेल में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दें तो बेटा हमारा यहां से निकल के आता है कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन कैसे निकाला? आप सभी का निकाल लो, सभी का। कैसे निकालते हैं? तो इसको निकालने का फार्मूला होता है सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट। इसका डिटेल एनालिसिस बेटा मार्जिनल कॉस्टिंग चैप्टर के अंदर करेंगे। वहां पे पूरा डिटेल में हर क्वेश्चन में कंट्रीब्यूशन निकालना पड़ता है, तो वहां पे जाकर हम डिटेल एनालिसिस करेंगे। जिन बच्चों का मार्जिनल कॉस्टिंग हो गया उन्हें तो समझ में आ रहा है, हाँ सर ये कंट्रीब्यूशन क्या वर्ड है, समझ में आ गया। तो यहां से बताओ बेटा कंट्रीब्यूशन कितना कितना आ रहा है? ए का कितना, बी का कितना और टोटल कितना? पहले का 2,00,000, पहला 1,50,000, दूसरे का 1,95,000, यही आ रहा है।
अरे बोलो यही आ रहा है, कोई बोल ही नहीं रहा। टोटल करके बताओ कितना? 2,95,000। भाई कैसे आ जाएगा ये? 1,50 है वो, ये 1,45 है। तो जब पूछ रहे हो तो बताते क्यों नहीं हो? कह रहे हो सर यही आएगा 1,45,000। अब आएगा ना 2,95, वरना यहाँ पे अगर 1,95 लिख दूं तो प्लस 1,95 प्लस 1.5 लाख कहाँ से आ जाएगा 2,95? आइए बेटा, अब देखो सेल में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दिया तो क्या आ जाता है बेटा? कंट्रीब्यूशन। अब बेटा इस कंट्रीब्यूशन में से क्या माइनस करना रह गया था? फिक्स कॉस्ट। अब फिक्स कॉस्ट प्रोडक्ट वाइज है ही नहीं, सीधा टोटल में माइनस कर दो। तो फिक्स कॉस्ट में क्या क्या लिखोगे पहले वो देख लो बेटा। फिक्स कॉस्ट में आपने यहां दिखाया पहली फिक्स कॉस्ट जिसका नाम दिया हुआ है फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड। फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड प्रोडक्ट वाइज तो है ही नहीं, टोटल दे रखा है हमारे को कितना? 1 लाख। ऐसे ही बेटा हमारे को यहां पर दिया हुआ है, दूसरा दिया हुआ है अदर फिक्स कॉस्ट। ये भी हमारे को प्रोडक्ट वाइज नहीं दी हुई, टोटल दिया हुआ है कितना? 80,000 रुपये। ये दोनों कॉस्ट माइनस कर दो तो कंपनी का प्रॉफिट निकल के आ जाएगा कि कंपनी ने 2007 में कितना प्रॉफिट कमाया। 295 में से 180 माइनस कर दो, माइनस करना है दोस्त, प्लस नहीं। 1,15,000। तो लो बेटा 2007 का प्रॉफिट निकल के आ गया 1,15,000। इसमें कोई दिक्कत परेशानी? बोलिए कोई दिक्कत परेशानी? हो गया नोट डाउन? आइए बेटा अब हम 2008 का निकालेंगे प्रॉफिट। तो लिखो बेटा फॉर 2008 स्टेटमेंट शोइंग अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। स्टेटमेंट शोइंग अमाउंट ऑफ प्रॉफिट 2008 के लिए बेटा हम निकाल रहे हैं स्टेटमेंट शोइंग अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स। बेटा सबसे पहले देखो बेटा यहां पर हमारे पास 2008 में प्रोडक्ट 2 की जगह कितने हो गए? सर 3 हो गए, ए बी और सी भी हमने बनाया बेटा। 3 प्रोडक्ट हो गए, ए बी एंड सी हो गया यहां पे। अब देखो यहां पे सबसे पहले हमने लिखा सेल्स यूनिट। देखो हमें प्रोडक्ट ए का सेल्स यूनिट आउटपुट पता था बेटा कितना था? 2 लाख। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 2008 में बेटा इट इज एक्सपेक्टेड दैट द डिमांड ऑफ प्रोडक्ट ए विल फॉल बाय 25%। तो ये 25% से क्या हो जाएगा? डाउनफॉल हो जाएगा। कितना आएगा ये? 1,50,000 यूनिट्स। कितना आएगा बेटा ये? 1,50,000 यूनिट्स आएगा। अब बी का देखें अगर हम, तो बी का हमारे को आउटपुट दिया हुआ था बेटा कितना? 1 लाख। और यहां से बेटा बी की डिमांड कम हो रही है कितने से? सर 50% से। तो बेटा बी हमारा कितना सेल होगा बनकर? 50,000 यूनिट। जब ए और बी का डिमांड कम हो गया तो कंपनी ने डिसाइड करा था कि 2008 में वो नया प्रोडक्ट लेके आएगी। कौन सा बेटा? प्रोडक्ट सी लेके आएगी। अब प्रोडक्ट सी देखो बेटा कितना बनाएगी? सर 2 लाख यूनिट। 2 लाख यूनिट। चलिए अब हम निकालते हैं प्रॉफिट सेल। यहां पर हमने एक कॉलम बना लिया बेटा किसका? टोटल का भी। टोटल तो टोटल इसका कितना आ रहा है? 2 लाख और ये भी 2 लाख। टोटल कितना प्रोडक्शन होके सेल होगा? 4 लाख यूनिट्स का बेटा सेल। 1,50,000। क्या बेटा 2008 में प्रोडक्ट ए के बारे में कोई इंफॉर्मेशन है? सिर्फ यही थी कि इसकी डिमांड, इसकी सेल 25% से कम हो रही है।
इसके अलावा सेलिंग प्राइस कॉस्ट के बारे में कुछ बता रहा है क्वेश्चन? नहीं, तो मान के चलेंगे इट विल रिमेन सेम। तो निकाल दो बेटा, इसका सेलिंग प्राइस कितना है? 2 रुपीज। ये आ जाएगा बेटा कितना? 3 लाख। ये आएगा 50,000 इंटू 50,000 इंटू कितना? 3.50। कितना आएगा बेटा ये? 1,75,000। इसका निकालो, 2 लाख यूनिट हम बेचेंगे बेटा, 2 लाख यूनिट बेचेंगे और इसका सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 1.75। कितना? 3.5 लाख। टोटल बोलो बेटा कितना आ रहा है? टोटल बताएं कितना आ रहा है? 8,25,000। लेस करेंगे बेटा यहां से वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट पहला आएगा बेटा यहां से मटेरियल। अब देखो 1,50,000 यूनिट बेचा है तो बनाया भी होगा 1,50,000 यूनिट, और बनाने में यहां लगेगा 50 पैसा, तो 75,000। यहां पर हमने 50,000 यूनिट बेचा है तो बनाया भी 50,000 होगा, और यहां पर बेटा मटेरियल की कॉस्ट आती है कितनी? 75 पैसा। कितना आएगा? 37,500। और यहां पे 2 लाख यूनिट बेचा है तो बनाया भी होगा 2 लाख यूनिट, और 1 यूनिट को बनाने में कॉस्ट आती है बेटा डायरेक्ट मटेरियल 40 पैसा, तो ये आएगा 80,000। टोटल बताओ बेटा कितना आएगा? 192,500। आइए बेटा वेजिस या फिर लेबर पे। यहां पे 1,50,000 यूनिट बना रही है और पर यूनिट लेबर कॉस्ट है बेटा कितना? 25 पैसा। कितना आएगा ये? 37,500। एक बार चेक करना कितना आ रहा है? 37,500 ही आएगा ना। यहां पर देखो बेटा 50,000 यूनिट हमारी लेबर बना रही है और पर यूनिट चार्ज कर रही है कितना? 50 पैसा। ये तो आएगा 25,000। यहां पे 2 लाख बनाएगी और हमारे को पर यूनिट यहां पर वेजेस कॉस्ट है बेटा कितनी? 25 पैसा। कितना आएगा? 50,000। टोटल बताओ। 1,12,500। 1,12,500। इसके बाद देखो बेटा वही वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड, और वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड के बारे में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ था? रिकवर्ड किए जाते हैं एज अ परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेस, और हमने ये ऑलरेडी परसेंटेज निकाली हुई थी कितनी? 100%। जितना वेजेस का अमाउंट होगा उतना ही क्या होगा? वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड होगा। तो इसका 100% निकालो बेटा, ये 37,500। यहां आएगा 25,000, यहां आएगा 50,000। टोटल आएगा 1,12,500। टोटल आएगा 1,12,500। इसके बाद हमारे को दिया हुआ है बेटा अदर वेरिएबल कॉस्ट। यहां पर हमने 1,50,000 यूनिट बनाकर बेचा है और पर यूनिट हमारे को अदर वेरिएबल कॉस्ट आती थी बेटा 25 पैसा, 75,000। यहां पर हमने 50,000 यूनिट बनाकर बेचा है और पर यूनिट अदर वेरिएबल कॉस्ट आती थी बेटा 30 पैसा, तो कितना आएगा ये? 15,000। यहां पर हमने 2 लाख यूनिट बनाकर बेचा है। अब इसका अदर वेरिएबल कॉस्ट के लिए बेटा लिखा हुआ है इट इज एंटिसिपेटेड दैट अदर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट विल बी द सेम एज फॉर प्रोडक्ट ए, और प्रोडक्ट ए के लिए कितना है बेटा? 25 पैसा। तो यहां भी लग जाएगा 25 पैसा। ये आ जाएगा बेटा कितना? 50,000। टोटल बोलो। 1,02,000। भाई 500 तो कहीं दिख ही नहीं रहा मुझे, कहां पे ऐड कर रहा है ये? पहला 37,500 था तो बता क्यों नहीं रहे थे? ये है 37,500। अब बताओ 1,02,500। लो बेटा, अब आप सेल में से माइनस कर दो वेरिएबल कॉस्ट, तो क्या आ जाएगा बेटा? कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन निकालो प्रोडक्ट वाइज कितना आ गया? प्रोडक्ट वाइज निकालो कितना आ रहा है?
1,12,500। बहत्तर 500, 1,20,000 पूरा टोटल, 3,05,000। माइनस करेंगे बेटा फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट में पहली आएगी बेटा हमारी फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड, ये था हमारा 1,00,000। माइनस कर दिया अदर फिक्स्ड कॉस्ट, ये थी हमारी 80,000। क्वेश्चन ने कुछ बताया चेंज के बारे में? प्रोडक्ट सी आने के बाद देखो सी का सेलिंग प्राइस, मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, कॉस्ट बता रहा है, आपको वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड बता रहा है, अदर वेरिएबल कॉस्ट बता रहा है। फिक्स कॉस्ट के बारे में कुछ बता रहा है? नहीं। तो अगर कुछ नहीं बता रहा तो मान के चलेंगे इट विल रिमेन सेम बेटा। यहां से निकल के आ जाएगा प्रॉफिट, बताइए कितना? 1,25,000। तो यहां से देखो प्रॉफिट हमारा 2008 में बढ़ गया कितने से? 10,000 से। 2007 का प्रॉफिट था 1,15,000, 1,15,000 था ना, ये रहा 1,15,000 देखो 2007 का। और अब प्रॉफिट हो जाएगा बेटा 1,25,000। तो नीचे आप लिख देना कंक्लूजन जो हमसे पूछा है, प्रॉफिट फॉर 2008 will be more by rupee 10,000 as compared to 2007। लीजिए बेटा, कोई डाउट इस क्वेश्चन में? बोलिए किसी को डाउट हो तो। आ जाइए बेटा। आ जाओ आ जाओ। तनिष्का जी है हमारी बेटा, इन्होंने बोथ ग्रुप यहाँ से पढ़ के मतलब सिंगल ग्रुप पास करा है, लेकिन फर्स्ट अटेम्प्ट में ही ग्रुप 1, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही ग्रुप 2, आज फाइनल के अंदर आई हैं। अपनी स्ट्रेटजी बताएंगी इन्होंने कैसे पढ़ाई करी यहाँ पर। और ये हमारे शिमांक जी हैं, आप भी इधर आ जाए थोड़ा सा। इन्होंने ग्रुप 1 क्वालिफाई करा बेटा अभी इसी अटेम्प्ट में, अब ये ग्रुप 2 में हमारे पास। ये भी अपना स्ट्रेटजी शेयर करेंगे कि कैसे इन्होंने पास आउट करा और आपको बताएंगे कि आपको कैसे पढ़ना चाहिए। तो लीजिए इन्हीं से बात कीजिए। मैं सबसे पहले तो सर को थैंक यू बोलूँगी कि सर ने इतना मतलब मुझे सबसे ज़्यादा डर जो था वो अकाउंटिंग और डीटी में था। डीटी में भी सर ने मुझे पूरा हेल्प किया, उन्होंने मुझे बताया कि इस तरीके से ये पढ़ सकते हो। और कॉस्टिंग तो मतलब इतनी ज़्यादा, 12th में भी थोड़ा बहुत कॉस्टिंग था हमारे उसमें, अगर आप लोगों को याद होगा तो थोड़ा बहुत था, बहुत ही कम, जैसे CO GS वगैरह ये सब चीज़ें पढ़ते थे हम। मेरे को 12th से ही जब से मैंने पढ़ा तब से मुझे बहुत ज़्यादा डर था। लेकिन जब मैं ग्रुप 1 में आई, मैंने फ्रैंकली बताऊँ तो मैंने फाउंडेशन में भी कॉस्टिंग नहीं पढ़ा था, मेरी सिर्फ अकाउंटिंग स्ट्रॉन्ग थी तो मैं बस वही पढ़ के गई थी। सर की वजह से मेरे को कॉस्टिंग इतनी ज़्यादा पसंद थी, मतलब सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस और सबसे ज़्यादा मार्क्स मेरे सर के सब्जेक्ट्स में ही है। तो मैं सच में बोलूँगी कि सर ने बहुत हेल्प करी है। और बस ये कि एक कंटिन्यूस स्टडी होनी चाहिए, उसके बेसिस पे आप कुछ भी अचीव कर सकते हो। सर थोड़ा ये कि सपोर्टिव है, अगर आज भी आपका क्लियर हो जाता है उसके बाद भी सर कंटिन्यूसली आपको सपोर्ट करते रहेंगे रिगार्डिंग आर्टिकलशिप एंड ऑल दीज थिंग्स। तो वो अच्छी तरीके से आपको गाइड करते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ से पढ़ के चले गए उसके बाद कुछ भी नहीं है फिर तुम्हें यहाँ वापस नहीं आना। अगर आप सर के साथ अटैच रहते हो तो वो भी मतलब पूरी हेल्प करते हैं आपको आगे फ्यूचर में बढ़ने के लिए। थैंक यू सर। बच्चों को जरा बता दें आपकी स्ट्रेटजी क्या रही थी, फर्स्ट शॉट में ग्रुप 1, फर्स्ट शॉट में ग्रुप 2, कैसे पढ़ा था, कितने आवर पढ़ा, क्या स्ट्रेटजी बना के पढ़ते थे कि कब तक हमारे को कितनी बार रिवीजन करना चाहिए, थोड़ा इनके बारे में बताएं। स्ट्रैटेजी सबकी अपनी अपनी डिपेंडेंट होती है। अगर आपको लगता है कि कोई सब्जेक्ट आपका वीक है तो उस पर आप ज़्यादा ध्यान दीजिए, और बाकी जैसे सर ने अगर यहाँ से पढ़ा दिया
तो आप एक बार भी खुद से रिवाइज कर लोगे घर पे और सर नेक्स्ट क्लास में आने से पहले तो भी बेटर है। बाकी 1 मंथ इज़ मोर देन इनफ। सब मतलब जैसे सब्जेक्ट्स कंप्लीट हो गए आपके, उसके बाद 1 मंथ आप कंटिन्यूसली पढ़ोगे ना उस सब्जेक्ट्स को, तो आप अच्छे से स्कोर कर सकते हो। और आरटीपी वगैरह और सर की बुक्स के बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आता है, वो ज़रूर पढ़ के जाना और मॉड्यूल के क्वेश्चन ज़रूर करना। मैं तो यही बोलूँगी बस। मॉड्यूल तो क्लास में ही करा देते हैं। हाँ, मॉड्यूल सर क्लास में ही करवा देते हैं, उसमें मैंने जितना पढ़ाया दैट इज़ मोर देन इनफ। मतलब आप क्वेश्चन पेपर देखोगे ना, लिटरली मेरा टाइम में मैं बोलूँगी कॉस्टिंग का ग्रुप 1 का पेपर इतना इजी आया था, मुझे लगता था सर ने इतने टफ क्वेश्चंस क्यों करा दिए हैं इसमें। तो मतलब इतना हाई लेवल का सर पढ़ा देते हैं और पेपर आप देखोगे पास ईयर के इतने इजी आते हैं कि मतलब कुछ नहीं, मतलब वही है कि एक लेवल का सर पढ़ा देते हैं, उसके बाद आपको कोई ज़रूरत नहीं होती कि कहीं और से पढ़ना पड़े। मेरा टाइम में मेरा बैड लग था कि कॉस्ट एफएम का पेपर सबसे ज़्यादा टफ आया था, सबसे ज़्यादा। लेकिन सर ने जिस तरीके से प्रिपरेशन करवाई हुई थी ना, सर को मैंने आके बोला कि, और दूसरी बात, पेपर ख़त्म होते के साथ ही सबसे पहले सर का फ़ोन आ जाता है कि कैसा रहा पेपर और सब चीज़ें। तो मैंने सर को ये बोला, सर इतना टफ आया था पेपर, इतना ज़्यादा, बट जितना भी कर आई हूँ ना उतना श्योर है कि आराम से पास हो जाऊँगी और बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे। और उसमें फर्स्ट ग्रुप में भी मेरी एग्जामिशन थी और सेकंड ग्रुप में एग्जामिशन के थोड़े मार्क्स रह गए थे, इट वाज 57। सो यार कि मतलब अच्छे से सर पढ़ा देते हैं और इतने लेवल के क्वेश्चंस करा देते हैं कि अगर गलती से भी कोई पेपर टफ आ जाए दोनों किसी भी ग्रुप में, तो आराम से आप पास हो सकते हो। बस सर के साथ रहो और जितना वो पढ़ा रहे हैं उतना डेली रिवाइज करोगे तो पास हो जाओगे अच्छे मार्क्स से। थैंक यू सर। चलिए थोड़ी सी बातें हमारे शिमांक जी के साथ भी करें, ये भी स्ट्रेटजी बताएंगे अपनी। रिसेंटली ग्रुप 1 क्वालिफाई करा इन्होंने और इस बार तो बेटा दोनों ही ग्रुप में, चाहे ग्रुप 1 और 2 हो, कॉस्ट का पेपर ग्रुप 1 में और ग्रुप 2 में कॉस्ट एफएम का पेपर सबसे मुश्किल आया था, लेकिन तब भी हमारे स्टूडेंट यहाँ से क्वालिफाई करके गए हैं। तो ये भी अपनी स्ट्रेटजी बताएंगे थोड़ा सा, कैसे पढ़ा। सबसे पहले तो मैं सर को थैंक यू बोलना चाहूँगा, क्योंकि क्वेश्चंस जैसे भी आए हुए थे ना, बट सर ने जैसा पढ़ाया हुआ था हमें, तो क्वेश्चन से थोड़े टफ भी थे, बट स्ट्रैटेजी हमारी जिससे हमारे सर ने जैसे पढ़ाया हुआ है, जैसे कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, तो अगर थोड़े आंसर्स भी सर ने क्वेश्चन जो करवाए हुए हैं तो हमें उस चीज़ को फोकस करना है कि जैसे उसके मेथड सारे आने चाहिए, क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट सारे क्लियर होने चाहिए। तो उससे अगर क्वेश्चन थोड़े टफ भी आते हैं ना, अगर हम क्वेश्चन कंप्लीट करके आते हैं तो हमें अच्छे मार्क्स देते हैं। मुझे क्योंकि जब मैंने कॉस्ट का पेपर दे के आया था तो मुझे डर लग रहा था कि यार मेरे कितने मार्क्स आएंगे पर, क्योंकि पेपर देखा तो मुझे ईजी लगा। जब मैंने क्वेश्चन सॉल्व करने लगा फिर ऐसा लगा कि यार कुछ तो है, जैसे मतलब एक मन में डाउट सा पैदा होने लगा कि यार कुछ हो ना जाए, कुछ ऐसा ना हो जाए। बट फिर रिजल्ट अच्छा आया, मैं पास हो गया, बहुत खुश हुआ। और दूसरी बात ये है कि सर जितने भी सारे क्वेश्चंस करवाते हैं ना, वो मोर देन सफिशिएंट है। मुझे मॉड्यूल से भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बस प्रैक्टिस के लिए मैंने मॉड्यूल के क्वेश्चन देखे। अगर क्वेश्चन में देख रहा हूँ और सर के क्वेश्चन से मैच करता हूँ, हाँ ये क्वेश्चन सर के इस नंबर में आया, तो क्या है कि मॉड्यूल से मुझे क्वेश्चन बस देखना पड़ा, क्योंकि क्वेश्चन सारे आंसर मैं पहले ही कर चुका था जो सर ने कराए थे। सर के सारे क्वेश्चन कर लोगे तो मुझे नहीं लगता आपको उसके बाद मॉड्यूल करने की ज़रूरत पड़ेगी। बस एक बार मॉड्यूल के एक बार ओवरव्यू कर लोगे ना तो हो जाएगा, उस मोर देन सफिशिएंट हो जाता है वो हमारे लिए। तो और सर ये सपोर्टिव है थोड़े, अगर कभी डाउट्स की मतलब इशू हो सर को कॉल करोगे तो सर वो बता देते हैं, उसमें कोई कमी नहीं है। सर हमारे अच्छे हैं, सर अच्छे पढ़ाते हैं ये इसकी। और एक और बात, सर सिलेबस करवाते हैं, सबसे बड़ी बात है। मैं और भी टीचर्स मैंने पढ़ा, अदर सब्जेक्ट भी पढ़े मैंने, बट उसमें प्रॉब्लम ये थी कि वो लोग सिलेबस कंप्लीट नहीं करवाते थे। और उसकी वजह से पहले हम पे आ जाती है बर्डन की पहले सिलेबस कंप्लीट करो, आप सिलेबस कर लो, उसके बाद फिर रिवीजन का टाइम नहीं मिलता। बट सर क्या है कि सर ने पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दिया, उसके बाद हमारे पास टाइम बच जाता है। तो सबसे लास्ट में मैंने कॉस्टिंग पढ़ा, क्योंकि मैं सब सब्जेक्ट मेरा कंप्लीट हुआ नहीं था। मैंने सारे सब्जेक्ट को पहले कंप्लीट किया, उसके बाद मैंने कॉस्टिंग में 10 to 15 डेज कंटिन्यूस बेसिस पे उसको पढ़ा, मुझे सफिशिएंट था। फिर सर लास्ट में 1 डे रिवीजन भी ले लेते, कभी कि सर के पास टाइम हो तो उससे ले लेते हमारे लिए, तो वो हमारे लिए बेनिफिशियल रहा। और बाकी बढ़िया ही था, सर ने पढ़ाया था अच्छा, मेहनत करोगे आप लोग का भी निकल जाएगा। एंड थैंक यू सो मच सर।
चलिए बेटा, आपने इन दोनों बच्चों से इनसे पूछ लिया, इनकी स्ट्रेटजी जानी। अब ये देखो प्यारे प्यारे बच्चे मेरे लिए गिफ्ट लेके आए हैं। आपसे भी एक्सपेक्टेशन है आपका भी रिजल्ट आएगा पॉजिटिव और आप भी लेके आएंगे। आओगे ना बेटा? कहीं पता लगे भूल गए? हाँ सर, पक्का लेके आएंगे सर। ये अपनी खुशी से लेके आए हैं बच्चे हमारे लिए। और बेटा दुखी से नहीं, लोग तो पास होने के बाद भी भूल जाते हैं, बहुत सारे बच्चे। आपसे भी बेटा उम्मीदें हैं, अपना अटेम्प्ट निकालिए और हमें गिफ्ट दीजिए। वो गिफ्ट लेने में बहुत मज़ा आता है। इन्होंने ग्रुप 1 जब पास करा था तनिष्का ने, इनका गिफ्ट अभी भी मेरे पास पड़ा हुआ है और अभी तक मैंने उस प्रोडक्ट को शोकेस में रखा, यूज़ नहीं करा। जो भी था, इन्होंने जो दिया था, नाम नहीं डिस्क्लोज करूंगा, वो आज भी मेरे शोकेस में लगा हुआ है, एज इट इज़ लगा हुआ है। जिसमें था मतलब कि इसे ओपन करके जो बॉक्स में आता है ना, अनबॉक्सिंग करके दोबारा बॉक्स में डाल के एज इट इज़ पड़ा हुआ है मेरे पास। 6 महीने हो गए, 6 महीने पहले दिया था, वो भी पड़ा है मेरे पास। आइए बेटा क्वेश्चन नंबर 11। अब हम आ रहे हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 11 पे। आइए क्वेश्चन नंबर 11। बातें बंद करें बेटा, बातें बंद करें। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है लुक एट लिमिटेड प्रोड्यूस एंड सेल अ सिंगल प्रोडक्ट, सेल्स बजट फॉर द कैलेंडर ईयर 2009 फॉर ईच क्वार्टर इज एज अंडर। कह रहा है बेटा लुक एट लिमिटेड जो है हमारी यहाँ पर, उसने प्रोड्यूस एंड सेल करा है सिंगल प्रोडक्ट, सेल्स बजट फॉर द कैलेंडर ईयर। बेटा कैलेंडर ईयर स्टार्ट कब से होता है? 1 जनवरी से एंड होगा 31 दिसंबर को। तो 2009 ईयर के बारे में आपको बजट यानी एस्टिमेशन दिया हुआ है और उस बजट में बता रहा है आपको क्वार्टर 1 2 3 4, एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं। नंबर ऑफ यूनिट टू बी सोल्ड, क्वार्टर 1 में इन्होंने लुक एट लिमिटेड ने बेटा बजट यानी एस्टिमेशन लगाया कि वो क्वार्टर 1 में कितना बेचेगी, 12,000 यूनिट, क्वार्टर 2 में 15,000, क्वार्टर 3 में 16,500 और क्वार्टर 4 में 18,000। The year 2009 is expected to open with an inventory of 4,000 unit of finished product and close with an inventory of 6,500 units. Production is customarily scheduled to provide for 2/3 of the current quarter demand plus 1/3 of the falling quarter demand. Underline करो बेटा इसको, 2/3 of the current quarter demand and that is plus 1/3 of the falling quarter demand. अंडरलाइन कर लो बेटा। देखो क्वेश्चन कह रहा है बेटा यहां पर प्रोडक्शन जो है बेटा वो हमने शेड्यूल कर लिया कि 2/3 होगा करंट क्वार्टर डिमांड का प्लस 1/3 ऑफ दी फॉलोइंग क्वार्टर डिमांड। द स्टैंडर्ड कॉस्ट डिटेल फॉर 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट इज एज फॉलोज। डायरेक्ट मटेरियल 10 किलो लगेगा 50 पैसा पर केजी के हिसाब से। लेबर 1 आवर 30 मिनट काम करेगी और उनका रेट पर आ रहा है बेटा 4 रुपी। वेरिएबल ओवरहेड 1 आवर 30 मिनट जब लेबर काम करेगी तो ओवरहेड भी लगेंगे 1 आवर 30 मिनट के, और किस रेट से लगेंगे, 1 रुपी पर आवर से। फिक्स्ड ओवरहेड बेटा 1 आवर 30 मिनट एट द रेट ऑफ रुपी 2 पर आवर बेस्ड ऑन द बजटेड प्रोडक्शन वॉल्यूम ऑफ 90,000 डायरेक्ट लेबर आवर फॉर द ईयर। आंसर द फॉलोइंग। प्रिपेयर अ प्रोडक्शन बजट फॉर द ईयर 2009 बाय क्वार्टर शोइंग द नंबर ऑफ यूनिट टू बी प्रोड्यूस्ड। Second, if the budgeted selling price per unit is rupees 17, what would be the budgeted profit for the year as a whole? थर्ड पॉइंट आपको मार्जिनल कॉस्टिंग में पढ़ाया जाएगा, ब्रेक इवन से रिलेटेड है, वो मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर आपको करा दिया जाएगा। तो यहां पर बेटा पॉइंट नंबर 1 में हमें क्या बनाना है, प्रोडक्शन बजट बनाना है पूरे 2009 का, और वो भी क्वार्टर वाइज, और साथ साथ शो करना है कि हर एक क्वार्टर में कितना नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं बेटा। Statement showing
स्टेटमेंट शोइंग क्वार्टर वाइज प्रोडक्शन बजट। स्टेटमेंट शोइंग क्वार्टर वाइज प्रोडक्शन बजट। स्टेटमेंट शोइंग क्वार्टर वाइज प्रोडक्शन बजट। क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3 एंड क्वार्टर 4। यहां पे हमने लिखा बेटा पर्टिकुलर। अब बेटा हमें क्या बनाना है सर? प्रोडक्शन बजट। क्या बनाना है बेटा? प्रोडक्शन बजट। और क्वेश्चन ने अभी हमें बताया था प्रोडक्शन इज शेड्यूल्ड टू प्रोवाइड फॉर। कैसे करेंगे बेटा? प्रोडक्शन का शेड्यूल बना लिया। कैसे होगा प्रोडक्शन? 2/3 ऑफ द करंट क्वार्टर डिमांड प्लस 1/3 ऑफ द फॉलोइंग क्वार्टर डिमांड। तो बेटा हमें प्रोडक्शन करना है यहां पर, तो कैसे करेंगे? तो हमने लिखा है यहां पे 2/3 होगा, 2/3 ऑफ करंट क्वार्टर डिमांड, और फिर हम इसमें प्लस करेंगे बेटा 1/3 ऑफ फॉलोइंग क्वार्टर डिमांड। अब बेटा यहां पर हमें दिया हुआ है 2/3 ऑफ द करंट क्वार्टर डिमांड और 1/3 ऑफ द फॉलोइंग क्वार्टर डिमांड। पूरा क्वेश्चन पढ़ा बेटा, कहीं हमारे को डिमांड पता लगी? क्या कहीं डिमांड दिया हुआ है क्वेश्चन में? नहीं सर डिमांड तो दिया ही नहीं। और प्रोडक्शन कह रहा है 2/3 ऑफ द करंट क्वार्टर डिमांड एंड 1/3 ऑफ द फॉलोइंग क्वार्टर डिमांड। डिमांड तो दिया ही नहीं। अब जरा ध्यान से देखो बेटा, क्वार्टर 1 में लिखा है नंबर ऑफ यूनिट टू बी सोल्ड 12,000। बेटा क्वार्टर 1 में कंपनी 12,000 यूनिट बेचेगी, ये कैसे पता लगा होगा? डिमांड से। क्या डिमांड से ज्यादा सेल का एक्सपेक्टेशन हो सकता है? नहीं। तो कंपनी ने जब बजट बनाया और उसमें देखा क्वार्टर 1 में वो 12,000 यूनिट बेच सकती है, तो इसका मतलब पहले डिमांड देखी होगी क्वार्टर 1 में डिमांड कितनी आ रही है। अगर डिमांड 12,000 की होगी तभी कंपनी ने डिसाइड करा होगा कि वो क्वार्टर 1 में कितना बेचेगी, 12,000। तो ये जो लिखा हुआ है नंबर ऑफ यूनिट टू बी सोल्ड, ये किसके अकॉर्डिंग है बेटा? डिमांड के। क्योंकि कंपनी हमेशा डिमांड के बराबर सेल कर सकती है, डिमांड से ज्यादा सेल नहीं कर सकती। और कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या होता है बेटा? मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। तो अगर डिमांड से सेल कम करेंगे तो प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा? नहीं। प्रॉफिट मैक्सिमाइज कितना हो सकता है? जब हम सेल करें इक्वल टू डिमांड। तो बेटा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का कॉन्सेप्ट कहता है कि सेल कंपनी उतना करेगी जितना डिमांड होगा। तो यहां पर ये जो एक्सपेक्टेशन है कि क्वार्टर 1 में 12,000 यूनिट बेच देंगे, ये 12,000 कहां से आया होगा? डिमांड से। कि क्वार्टर 1 का हमने पहले डिमांड एस्टिमेट करा होगा, वो 12,000 आया होगा, तभी अब कंपनी ने डिसाइड करा कि वो क्वार्टर 1 में कितना बेचेगी, 12,000। तो बेटा इसके ब्रैकेट में लिख दो नंबर ऑफ यूनिट टू बी सोल्ड के ब्रैकेट में लिखो ये क्या है? डिमांड दी हुई है बेटा हमारे को। समझ में आ रही है बात बेटा? बोलो समझ में आई? हाँ सर। तो अब देखो बेटा 2/3 ऑफ द करंट क्वार्टर डिमांड, तो 2/3 निकालो बेटा। करंट क्वार्टर की डिमांड आ गई बेटा कितनी? 12,000। कितना आएगा ये? 8,000। प्लस करो बेटा इसमें 1/3 ऑफ द फॉलोइंग का मतलब नेक्स्ट क्वार्टर डिमांड 15,000 का। कितना आ गया? 5,000। तो ये टोटल कितना आएगा बेटा? 8 5 13,000। कितना आएगा? 8 5 13,000। ऐसे ही क्वार्टर 2 में आओ बेटा। 2/3 लेंगे किसका? 2/3 लेंगे किसका? किसका बेटा? करंट क्वार्टर डिमांड। करंट क्वार्टर की डिमांड कितनी है इस बार? 15,000। तो ये आएगा बेटा कितना? 10,000। फिर इसका बेटा 1/3 ऑफ दी फॉलोइंग क्वार्टर डिमांड। फॉलोइंग क्वार्टर की डिमांड कितनी है? 16,500। इसका 1/3 बताओ कितना? 5500। टोटल आ रहा है 15,500। क्वार्टर 3 में देखो 2/3 ऑफ दी करंट क्वार्टर डिमांड। करंट क्वार्टर में आ गया डिमांड 16,500। तो बेटा इसका 2/3 करोगे तो ये कितना आ जाएगा? 11,000। बताओ बेटा 11,000 ही आ रहा है। आइए इसके बाद 1/3 ऑफ दी फॉलोइंग क्वार्टर डिमांड। फॉलोइंग क्वार्टर में 18,000। तो ये आ जाएगा बेटा कितना?
6,000, तो ये आ गया कितना 17,000। यहां तक कोई दिक्कत परेशानी कोई? क्वार्टर फोर में भी आओ बेटा, 2/3 ऑफ द करंट क्वार्टर डिमांड, करंट क्वार्टर की डिमांड है 18,000, तो ये आ जाएगा बेटा कितना 12,000 प्लस 1/3 ऑफ द फॉलोइंग क्वार्टर डिमांड। क्या बेटा फॉलोइंग क्वार्टर है हमारे पास? सर अब नहीं है, क्वार्टर 5 तो दिया ही नहीं हुआ। अब सर ये कैसे निकालें? सर क्वेश्चन ने बोला है कि आपको क्वार्टर वाइज प्रोडक्शन बजट बनाना है, तो सर हमने क्वार्टर 1 में बता दिया कि प्रोडक्शन कितना होगा, यहां पे लिख दिया हमने प्रोडक्शन यूनिट। क्वार्टर 1 में कितना प्रोडक्शन होगा 13,000 का, क्वार्टर 2 में 15,500 का, क्वार्टर 3 में 17,000 का। लेकिन सर क्वार्टर 4 में हमने 2/3 ऑफ द करंट क्वार्टर डिमांड तो ले लिया, बट सर जब प्लस करके बारी आई 1/3 ऑफ द फॉलोइंग क्वार्टर डिमांड, तो सर फॉलोइंग क्वार्टर तो हमारे को नहीं दिया हुआ, तो क्या करें? अब जरा ध्यान से देखो बेटा, हम क्या करने जा रहा हूं। आप मुझे एक बात बताओ, मान लो बेटा मैं बात कर रहा हूं 2009 की, मेरे पास मान लो बेटा ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स जब ईयर 2009 शुरू हुआ कितना पड़ा था 1,000। मान लो एग्जांपल ले रहे हैं, चलो 2009 छोड़ो 2010 कर लो, कोई भी ईयर ले लो। अगर मान लो किसी भी ईयर की बात करें, मेरे पास ओपनिंग में फिनिश गुड्स कितना है 1,000, मैंने प्रोडक्शन करा। कंपनी प्रोडक्शन किसका करती है सर? रॉ मटेरियल का। किसका करती है बेटा? फिनिश गुड्स का। नालायक कह रही है रॉ मटेरियल का। रॉ मटेरियल कंपनी परचेज करती है और उसको कन्वर्ट करती है फिनिश गुड्स में। तो बेटा प्रोडक्शन किसका होगा? फिनिश गुड्स का। अजय सर ने बोल दिया प्रोडक्शन कर दिया रॉ मटेरियल का, तो हमने बोल दिया। आइए बेटा, प्रोडक्शन हमेशा किसका होगा? फिनिश गुड्स का। और फिनिश गुड्स प्रोड्यूस करना है तो क्या चाहिए होगा? रॉ मटेरियल। चलो बेटा, ये ईयर हमारा स्टार्ट हुआ, ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है फिनिश गुड्स का, मेरे पास ऑलरेडी गोडाउन में 1,000 यूनिट बन के तैयार पड़ी थी। मैंने प्रोडक्शन कर दिया 10,000 यूनिट का। प्रोडक्शन कितना करा? 10,000 यूनिट का। 1,000 पहले पड़ी थी, 10,000 यूनिट और बना दी, तो बेटा मेरे गोडाउन में कितना यूनिट होना चाहिए सर? 11,000। मैं बेटा गोडाउन में गया और मैंने देखा वहां पे सिर्फ 500 यूनिट पड़ी है। 11,000 में से सिर्फ 500 यूनिट, 10,500 यूनिट कहां गई सर? चोरी हो गई। नहीं नलायक, कंपनी का काम गुड्स प्रोड्यूस करके गोडाउन में रखना होता है या बेचना होता है सर? सेल करना होता है। कंपनी का काम है गुड्स प्रोड्यूस करके सेल करना। तो बेटा पूरे साल में 10,000 यूनिट प्रोड्यूस हुई है, तो क्या बना बना के कंपनी रखती रही होगी? नहीं, 7 साल क्या करा होगा कंपनी ने? सेल भी करा होगा। तो यहां से बेटा 1,000 हमारे पास स्टार्टिंग में था, 10,000 और बनाया तो 11,000 होना चाहिए, लेकिन गोडाउन में गए तो कितना पड़ा हुआ है? 500 यूनिट। तो ये 10,500 कहां चला गया सर? ये सेल हो गया होगा। तो यानी बेटा यहां से सेल का फार्मूला बन गया मेरे पास। सेल्स निकालने का फार्मूला आ गया मेरे पास बेटा। सेल निकालने का फार्मूला आ गया ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स प्लस प्रोडक्शन ऑफ फिनिश गुड्स और माइनस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। तो सेल तो आपको पता ही है किसकी होती है सर? फिनिश गुड्स की। कंपनी फिनिश गुड्स बनाकर बेच रही है, तो सेल किसको कर रही है? फिनिश गुड्स को बेटा। ये चीज समझ में आई? अब देखो बेटा, अगर मुझे प्रोडक्शन निकालना है तो प्रोडक्शन कैसे निकलेगा? तो सर हम क्या करेंगे, इस क्लोजिंग स्टॉक को उठा के यहां ले जाएंगे, तो सर ये हो जाएगा सेल प्लस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, और सर ये ओपनिंग भी इधर चला जाएगा, तो ये इधर आके माइनस हो जाएगा, माइनस ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। बोलो इस बात से सारे बच्चे एग्री करते हो? यस सर। अब देखो बेटा, हमारे को क्वेश्चन के अंदर ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ था, लिखा हुआ था ईयर 2009 इज एक्सपेक्टेड टू ओपन विद एन इन्वेंट्री ऑफ 4,000 यूनिट ऑफ, अंडरलाइन करो, फिनिश प्रोडक्ट। आपको इन्वेंट्री दिया हुआ है किसका? फिनिश गुड्स का, और साथ साथ क्लोज होगा कितने से? 6,500 से। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश
गुड्स भी है और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स भी है। सेल कितना होगा? तो देखो क्वार्टर 1 में 12,000, 2 में 15,000, 3 में 16,500 और 4 में 18,000। तो पूरे साल में सेल कितना होगा? टोटल करो एक बार, इसका टोटल करो, 61,500। तो लो बेटा, अगर मुझे पता लगाना है कि पूरे साल भर में प्रोडक्शन कितना होगा, प्रोडक्शन फॉर 2009 पूरे साल भर में। अब बेटा प्रोडक्शन पूरे साल का निकालना है ये, तो ये सारी इंफॉर्मेशन भी साल भर की होनी चाहिए। तो पूरे साल भर में हम सेल कर रहे हैं बेटा, पूरे साल भर में हम सेल करेंगे यहां पर कितना? 61,500। क्लोजिंग स्टॉक है 6,500 और ओपनिंग स्टॉक कितना है? 4,000। तो बताओ बेटा पूरे साल भर में प्रोडक्शन कितना होगा? कितना? 64,000 यूनिट्स का। तो अब हमें पता लग गया कि ये ईयर हमें दिया हुआ था बेटा 2009, ये ईयर दिया हुआ है हमारे को 2009 का बेटा, 2009। यहां पर ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है हमारे को 4,000, यहां पर क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है कितना? 6500। और पूरे साल भर में बेटा कितना सेल करेंगे? तो हमने इसको क्वार्टर वाइज बता दिया था, क्वार्टर 1, 2, 3 एंड 4। तो चारों को ऐड कर दिया तो आपने बताया 61,500। तो अब आपने यहां से क्या करा? पूरे साल में ओपनिंग स्टॉक कितना है, एंड पे क्लोजिंग स्टॉक कितना है और पूरे साल में सेल कितना करेंगे, आपको पता लग गया। देन इस फार्मूले में अगर हम पुट कर दें तो पूरे साल में कितना प्रोडक्शन होगा, निकल कर आएगा या नहीं आएगा? तो पूरे साल में प्रोडक्शन कितना होगा? 64,000 का। अब ध्यान से देखो बेटा, इस 64,000 में से पहले क्वार्टर में आपने कितना बना दिया? 13,000, दूसरे में 15,500, तीसरे में 17,000। तो बेटा इन सबको ऐड करके बताओ कि पहले 3 क्वार्टर में कितना बन चुका है? 45,500। अब 64,000 में से 45,500 बन चुका है, तो बैलेंस आपका कहां बनेगा? क्वार्टर 4 में। बताइए कितना आ रहा है? 18,500। पूरे साल में कितना बनाना था? 64,000, जिसमें से आपने पहले 3 क्वार्टर में कितना बना दिया? 45,500। तो बैलेंस जो बच गया 18,500 वो कहां बनाओगे? क्वार्टर 4 में। तो लो बेटा क्वार्टर 4 का प्रोडक्शन यूनिट निकल कर आ गया कितना? 18,500। अब 18,500 में 12,000 यहां से आ रहे हैं, तो यहां पर कितना आ जाएगा? 6,500। लो बेटा क्वार्टर 4 का भी आपका प्रोडक्शन बजट बन गया। क्या कोई दिक्कत परेशानी? कोई दिक्कत? देखो बेटा क्वेश्चन कह रहा है कि हम जो प्रोडक्शन करते हैं ना, वो करते हैं 2/3 ऑफ द करंट क्वार्टर डिमांड प्लस 1/3 ऑफ द फॉलोइंग क्वार्टर डिमांड। डिमांड का मतलब सेल्स यूनिट। ये समझ में आ गया था? अब हमने प्रोडक्शन करा तो क्वार्टर 1 का निकल के आ गया, 2 का आ गया, 3 का आ गया। 4 में जब गए करंट क्वार्टर का डिमांड तो है प्लस फॉलोइंग क्वार्टर का डिमांड नहीं है हमारे पास। तो पहले 3 क्वार्टर का प्रोडक्शन यूनिट आ गया, 4th यूनिट का नहीं निकल रहा था। तो इसके लिए मैंने क्या करा? हमने प्रोडक्शन का पता लगाया कि पूरे साल 2009 में कितना प्रोडक्शन होगा। तो प्रोडक्शन करने का फार्मूला क्या होगा बेटा? पूरे साल की बात कर रहा हूं, लिखा हुआ है बेटा, लिख लेना 2009 पूरे साल का है बेटा। ये पूरे साल भर में हमने पता लगाया प्रोडक्शन कितना होगा, तो फार्मूला होता है सेल प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। पूरे साल में पता लग गया कितना प्रोडक्शन करना है? 64,000 का। इसमें से पहले 3 क्वार्टर में जो प्रोडक्शन हो गया वो माइनस कर दो, बैलेंस कहां पे प्रोड्यूस करना पड़ेगा? क्वार्टर 4 में। तो क्वार्टर 4 में हमारा आ गया 18,500। अब 18,500 में 12,000 तो ये यहां से आ रहा था, तो बैलेंसिंग फिगर ये आ जाएगा कितना? 6,500। बोलिए कोई दिक्कत परेशानी? बताइए बेटा कोई दिक्कत परेशानी? नहीं सर। हो गया नोट डाउन? बोलिए हो गया?
जिन बच्चों का नोट डाउन हो गया वो पॉइंट नंबर 2 पढ़े बेटा। कह रहा है इफ द बजटेड सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज ₹17, व्हाट वुड बी द बजटेड प्रॉफिट फॉर द ईयर एज अ होल। आपको पूरे साल का प्रॉफिट बताना है अगर सेलिंग प्राइस कितना हो, 17 रुपीज हो गया ये नोट डाउन। आइए पॉइंट नंबर 2 में हमसे पूछ रहा है बेटा आपको क्या निकालना है, प्रॉफिट। तो हमने लिखा स्टेटमेंट शोइंग अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। स्टेटमेंट शोइंग अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। सबसे पहले देखो बेटा हमें ये निकालना है किसका है, क्वेश्चन कह रहा है फॉर द ईयर एज अ होल, पूरे साल का निकालना है। तो लिखा स्टेटमेंट शोइंग प्रॉफिट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ऑन, या आप लिख दो फॉर द ईयर, पूरे साल का निकालेंगे अब हम। तो लिख दिया हमने यहां पर फॉर द ईयर, पूरे साल का। अब देखो बेटा पूरे साल में आपने सेल कितनी करी है, 61,500 की, और पूरे साल भर सेलिंग प्राइस अगर 17 रुपए हो तो बताओ बेटा सेल वैल्यू कितना आ गया, 10,45,500। लेस करो बेटा यहां से कॉस्ट, क्योंकि सेल में से कॉस्ट माइनस कर दोगे तो प्रॉफिट आ जाएगा। कॉस्ट में बेटा सबसे पहले हमें कॉस्ट दिया हुआ है, देखो डायरेक्ट मटेरियल। अब बातों को बहुत ध्यान से सुनना, डायरेक्ट मटेरियल में दिया हुआ है बेटा, इससे ऊपर एक लाइन और चलते हैं तो लिखा हुआ है स्टैंडर्ड कॉस्ट डिटेल फॉर 1 यूनिट, अंडरलाइन कर लो 1 यूनिट। नीचे जो भी कॉस्ट दी हुई है वो 1 यूनिट की है बेटा। और पहला कह रहा है डायरेक्ट मटेरियल 10 kg एट द रेट 50 पैसा पर केजी। इसका मतलब हुआ 1 यूनिट को बनाने के लिए मटेरियल कितना लगता है, 10 किलो, और बाजार से कितने का आता है, 50 पैसे का। तो 1 यूनिट को बनाने के लिए 10 किलो खरीदेंगे 50 पैसे के हिसाब से, तो पर यूनिट कॉस्ट कितनी आएगी, 5 रुपए बेटा। अब हमारे को मटेरियल की कॉस्ट पता लग गई, 5 रुपए आ रही है। कैसे निकाला, तो यहां लिख देता हूं 10 किलो एट द रेट 50 पैसा, 5 रुपए। अब आप मुझे बताओ बेटा पूरे साल भर में हमने प्रोडक्शन कितना करा है, 64,000 का। तो कॉस्ट 64,000 की माइनस करूं या 61,500 की, प्रोडक्शन तो 64,000 रुका हुआ है, तो कॉस्ट तो लगेगी कितने की, 64,500 की। तो यहां पे कितने से मल्टीप्लाई होगा, 64,500 से। नालायक हो सारे, नालायक हो सारे। बेटा आपको प्रॉफिट निकालना है तो प्रॉफिट उतनी ही यूनिट से निकलेगा जितना यूनिट आपने बेचा है। जितना यूनिट सेल कर रहे हो उसी का तो माइनस करोगे कॉस्ट। अगर सेल 61,500 का और कॉस्ट 64,000 रुपए की, तो क्या प्रॉफिट एक्यूरेट आएगा, नहीं। एक्यूरेट प्रॉफिट निकालने के लिए जितना यूनिट सेल कर रहे हो उतने की क्या करो, कॉस्ट माइनस कर दो बेटा। बेटा आपने अकाउंट्स में भी यही कॉन्सेप्ट अप्लाई करा हुआ है। आप बचपन में बनाते थे बेटा ट्रेडिंग अकाउंट, बचपन में बनाते थे ट्रेडिंग अकाउंट। यहां लिखते थे आप सेल, और यहां पर आता था आपका ओपनिंग स्टॉक, यहां पर आता था आपका मान लो परचेज, और यहां पे अदर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस। फिर यहां पर आता था बाय क्लोजिंग स्टॉक। अब ये क्या होता था जरा ध्यान से देखना। ओपनिंग स्टॉक मान लो मेरे पास था बेटा 1000 यूनिट और इसकी वैल्यू थी 10,000। हमने परचेज कर लिया मान लो कितना, 10,000 यूनिट, और इसके ऊपर कॉस्ट आ गई मान लो 1 लाख की। अदर एक्सपेंस लग गए 20,000 के, ये अदर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस बेटा 20,000 के। अब यहां से देखो 1000 यूनिट पहले थी, 10,000 और, तो टोटल कितना हो गया 11,000। अगर मैंने सेल कराए हैं 9,000 तो 2,000 क्या होगा, क्लोजिंग स्टॉक। बेटा ये क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट ऑलरेडी यहां क्या हो चुकी होती है, डेबिट हो चुकी होती है। देखो यहां पर 1,000 और ये 10,000 आ रहा है 11,000। यहां पर कॉस्ट 11,000 की है और सेल कितने का है 9,000 का। तो यहां पर जो एक्स्ट्रा कॉस्ट है 2,000 यूनिट की, उसको हटाने के लिए यहां से माइनस ना करके क्या कर देते हैं, क्रेडिट। तो यहां से क्रेडिट करते ही ये कॉस्ट भी कितने की हो गई,
9,000 की, तब आप निकालते थे जीपी। तो यानी जितना यूनिट आपने बेचा है उतने की कॉस्ट क्या करोगे, माइनस करते हैं बेटा। तो यहां पर भी अगर मुझे प्रॉफिट निकालना है तो सेल अगर 61,500 यूनिट की है तो कॉस्ट भी कितने की माइनस होगी, 61,500 की बेटा। कितना, 3,07,500। इसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ है बेटा डायरेक्ट लेबर, 61,500 यूनिट पे कॉस्ट लगेगी। लेबर पे कह रहा है बेटा हमारी लेबर 1 घंटा 30 मिनट लगाती है, मतलब 1.5 घंटा काम कर रही है, और पर आर उससे रेट तय हुआ है 4 रुपए। तो 1.5 घंटे के बाद वो कितना मांगेगी, 6 रुपए। तो एक यूनिट को बनाने के बदले हमने लेबर को कितना दिया, 6 रुपए। तो बेटा 61,500 के लिए कितना, 3 लाख, 3,69,000 पूरा, 3,69,000। अब एक इंग्लिश में बोल रहा है एक हिंदी में बोल रहा है तो सुनने में दिक्कत होगी ना। आइए बेटा वेरिएबल ओवरहेड, ये भी लगेंगे 61,500 यूनिट के, और क्वेश्चन कह रहा है यहां पर भी ये 1.5 घंटे के हिसाब से लगेंगे और रेट होगा 1 रुपया पर आवर। तो कॉस्ट आएगी 1.5 रुपया पर यूनिट। बताओ 61,500 के लिए कितना, 92,250। लो बेटा फिक्स्ड ओवरहेड, ये आप निकाल दो, सारी कॉस्ट मैं ही निकालूंगा। फिक्स्ड ओवरहेड कह रहा है 1 घंटा 30 मिनट 2 रुपए पर यूनिट के हिसाब से। तो बताओ 61,500 के लिए कितना, बोलिए, बोलो कितना, 1,84,500 निकाल दिया सर। 61,500 मल्टीप्लाई बाय 1.5 एट द रेट कितना 2, तो ये आएगा 3 रुपीज, 1,84,500। लगाओ इस पे क्रॉस। एक 1,23,000 भी नहीं है। आपको पढ़ाने का कोई फायदा नहीं दिखाई दिया। लिखवाया था फिक्स कॉस्ट पर यूनिट दिया हो तो मल्टीप्लाई करते हैं उस नंबर ऑफ यूनिट से जिसके ऊपर वो बेस्ड हो। यहां पर क्वेश्चन ने चालाकी करी, गेम प्ले कर दिया। नंबर ऑफ यूनिट की जगह आपको बेटा बताया था फिक्स कॉस्ट पर यूनिट दिया हो तो मल्टीप्लाई करते हैं नंबर ऑफ यूनिट से। यहां पर यूनिट की जगह उसने क्या कर दिया, आर। आपको बेटा फिक्स कॉस्ट पर आर बता दी, 2 रुपए पर आर, 2 रुपीज पर आर। तो बेटा यूनिट की जगह क्या लगा दिया, आर। तो मल्टीप्लाई करेंगे बेटा उस नंबर ऑफ आर से जिसके ऊपर ये बेस्ड होगी। समझ आई बात, क्या लिखवाया था, अगर फिक्स कॉस्ट पर यूनिट दिया हो तो मल्टीप्लाई करते हैं उस नंबर ऑफ यूनिट से जिसके ऊपर ये बेस्ड हो। तो अगर पर यूनिट फिक्स कॉस्ट है तो मल्टीप्लाई किससे होगा, नंबर ऑफ यूनिट से। यहां पर क्वेश्चन ने गेम प्ले करके फिक्स कॉस्ट पर यूनिट की जगह क्या लिख दिया, पर आर लिख दिया। तो मल्टीप्लाई होगा अब नंबर ऑफ यूनिट की जगह नंबर ऑफ आर से। तो उस नंबर ऑफ आर से जिसके ऊपर ये पर यूनिट क्या है, पर आर क्या है, बेस्ड है। और क्वेश्चन खुद बता रहा है कितने पे बेस्ड है, पढ़ना, बेस्ड ऑन अ बजटेड प्रोडक्शन वॉल्यूम ऑफ 90,000 आर। लिखा हुआ है आगे उसी लाइन में, तब भी पढ़ के याद नहीं आया। तो बेटा ये आएगा 2 रुपीज दिया हुआ है पर आर और ये बेस्ड है बेटा 90,000 आर के ऊपर। तो ये आएगा 1,80,000। अब आप माइनस कर दो बेटा सेल में से, तो क्या निकल के आ जाएगा सर, प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। बताइए बेटा प्रॉफिट कितना, 96,250। बेटा ये पहला बैच नहीं है जो यहां गलती करके गया है। ये जो बच्चे अभी आए थे इन्होंने भी अपनी टाइम में इस क्वेश्चन में गलत ही आंसर दिया था। जो आप दे रहे थे वही उन्होंने दिया था बेटा। आज तक किसी भी बच्चे ने सही आंसर नहीं दिया। 96,750। भाई साहब कैलकुलेटर थोड़ा अच्छे वाला ले ले कंपनी का, लोकल के भरोसे ना जाए। 96,750 लीजिए। इस क्वेश्चन में अब कोई डाउट है बेटा किसी को, बोलिए।
नहीं सर, कोई भी डाउट नहीं है।